हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 का नया टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर चालू कर रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का क्या काम, आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। मगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा। आपने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपने क्या पढ़ा कि दो प्लेट्स होते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस की दूरी पर रहते हैं, दोनों का एरिया a रहता है और ऐसे होने पर इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस आया था हमारा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ए डी क्या होता है, एरिया और यहाँ के दोनों प्लेट का डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट था हमारा परमिटिविटी। ठीक, परमिटिविटी। और एक और चीज हमने पिछली क्लास में देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आया था U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये आया था। ये तो दो बार आ गया, एक बार स्पेरिकल कैपेसिटर में भी आ गया और इसमें भी आ गया। मगर C की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, ये C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये बदल जाएगा, किस में, ऐसा हो जाएगा ये Q स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये हो जाएगा। ये पिछली बार का क्लास का है। पिछली बार हमने ये समझा था, है ना, कि इतनी एनर्जी स्टोर होगी और इतना उसका कैपेसिटेंस होगा, ये हमने समझा। मगर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है। एप्सिलॉन मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नॉट का मतलब हो रहा है, हम लोग नॉट को ये जीरो टाइप का जो लिखा है ना, इसको हम लोग शो करते हैं, इससे शो करते हैं कि इस बीच में इसके मीडियम में, ये मीडियम क्या है, एयर है या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम हम मान के रखें तब ये हुआ। मगर ऐसा देखा गया है कि एयर और वैक्यूम से कुछ डिसएडवांटेज होंगे। उस डिसएडवांटेजेस को हमें दूर करना है, उसके लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है ना, और आखिरी में ये भी समझेंगे कि ये डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एयर और वैक्यूम से ही क्यों काम नहीं चला दिए, क्यों हमारा काम बढ़ा दिए, हमें पढ़ना ज्यादा क्यों पड़ रहा है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक जैसा कि नाम बोल रहा है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो इन दो प्लेट के बीच में रखा जाएगा। वो एक ऐसा मीडियम है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, डोंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, करंट टू फ्लो थ्रू इट नहीं अलाउ करेगा। और क्या दूसरी चीज, दूसरी खास बात इसकी क्या है कि अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। मतलब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देगा। तो हमारे काम की चीज है। देखो कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसी डायग्राम को कुछ इसको ये एक 3D डायग्राम टाइप का बनाया, मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूं। इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसमें माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक, और ये रहा डी डिस्टेंस, ठीक, और ये एरिया हो गया, ठीक। इसके बीच में अभी वैक्यूम है, इसके बीच में एयर या वैक्यूम है अभी, तो वही पुराना वाला केस हो गया। मगर मान लो मैंने
कोई मीडियम को रख दिया, कोई मीडियम को रख दिया, कैसा मीडियम? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को मैंने रख दिया। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की खास बात क्या है कि ये करंट को पास नहीं होने देगा। इसका मतलब इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है। देखो सोचने की बात है, अगर एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हो, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे मतलब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे पास आने के लिए। ठीक, अब सोचो बीच में एक कोई मीडियम आ जाए, बीच में एक मीडियम आ जाए तो रुके रहेंगे, है ना, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। मगर वो मीडियम की भी एक खास बात है कि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता। अदरवाइज क्या होता, अगर मान लो करंट फ्लो होने लग जाता तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज धीरे से न्यूट्रल हो जाते। और हमारे कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और हम लोग यहां पर डाई इलेक्ट्रिक को इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो स्टोर अच्छे से करे, है ना। ये डाई इलेक्ट्रिक का मीडियम का काम ही यही है कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। करंट फ्लो होने का, अगर करंट फ्लो हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल बन जाएंगे, नहीं होने देगा वो, ऐसा नहीं होने देगा। मगर अगर वो बीच में आ गया तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बन पाएगा, तो कैपेसिटर का काम ही नहीं हो पाएगा। मगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अंदर से बनने देता है। और ऐसा होने के कारण कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है। क्यों? हमको मालूम है ना कि C इज इक्वल टू क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V था, Q अपॉन V था, है ना। अगर ये चार्ज करंट फ्लो हो गया वहां पे तो ये चार्ज जो अक्यूमुलेटेड है वो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो भी हमारे लिए कैपेसिटर काम नहीं करेगा। और साथ में अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना बना पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना बना पाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना बना पाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा? क्योंकि अपने को मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू डी आर। याद आ रही है वाली बात, रिलेशन बिटवीन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बन पाएगा। यानी कि अपने को ये केस भी चाहिए और ये केस भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। ठीक दिख रहा है? हाँ, दोनों चीजें चाहिए तब जाकर होगा। और ये हमें करके देता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कौन सा है ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम? कौन सा है एक ऐसा मीडियम जो ऐसा करके देता है? तो बहुत सारे मीडियम है, बहुत सारे आर्टिफिशियल मीडियम भी बनाए जाते हैं, मगर दो बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो वो है ग्लास, माइका और ऐसे ऐसे कुछ और है ना, देखेंगे उसको और भी अच्छे से देखेंगे। मगर ग्लास और माइका अभी जो आपको ध्यान में रखने वाला चीज है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसे वाले मीडियम ऐसा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो बीच में रहकर भी करंट अपने से फ्लो नहीं होने देते, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू बनने देते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको दो फायदे बता दिए। क्या दो फायदे बताए? पहला कि पहला कि ये दोनों प्लेट चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। फोर्स लगा रहे हैं ना एक दूसरे को, फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में आ जाएगा, नहीं तू इधर नहीं जा सकता, रोक के रखेगा, है ना। और दूसरा ये और भी दो तीन और है, हम लोग अभी उसको डेरिवेशन के फॉर्म में समझेंगे। तो अभी से हमको समझ में आया डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं। कुछ ऐसे मीडियम है जैसे ग्लास, माइका, इन लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो नहीं होने देते मगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने थ्रू बनने देते हैं। ठीक, तो ये बनेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे दो प्लेट्स के बीच का। अब इसके थ्रू समझते हैं कि ये जब बीच में आ गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है कैपेसिटेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हम लोग समझते हैं। तो चलो देखते हैं एक एक करके कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस में क्या अंतर डालता है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर डालता है। तो चलिए, ये रहा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ये देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया।
पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, नेगेटिव चार्ज है इसमें। ठीक, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात, पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस मीडियम में, जैसे ग्लास और माइका जो भी है, उसमें पूरे फैले हुए थे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, फ्री कम है, मेटल से थोड़ा कम है। मेटल के पास तो भरमार रहते हैं, कितना चाहिए ले ले बोलते हैं वो, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे रहते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से दे देता इलेक्ट्रॉन्स, मगर इसके पास थोड़े कम है उससे, है ना, बहुत कम है। तो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इधर में नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा दिखाऊं यहाँ पे पॉजिटिव 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 है, तो वो अकुमुलेट करेगा, इधर ले आएगा सारे को, है ना, सारे नेगेटिव चार्ज इधर ले आएगा। और ये क्या करेगा, इधर नेगेटिव प्लेट सारे पॉजिटिव, अब देखो इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, सारे नहीं मतलब ज्यादातर इधर आ गए, तो इधर इस तरफ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज, इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब अपने को मालूम है, ये डी को हटा देता हूं मैं, अब अपने को मालूम है कि ये दो प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती थी, मान लो उसको हम लोग ई नॉट बोलते हैं। इस दो प्लेट्स के कारण, बीच में मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए, नॉट मतलब वैक्यूम है तब के लिए, है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। याद है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव तरफ की होता था, ये याद है ना, हाँ इसे याद रखना। ठीक, अब देखो यहां पे भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया, देखो पॉजिटिव इधर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में और इधर नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर बन चुका है कि नहीं। तो यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मान लो उसको मैं ई आई बोल रहा हूं, ई आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। देखो अक्सर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो चार्जेस है ये इंड्यूस हो रहे हैं। इंड्यूस का मतलब कैसा होता है, संगत में पैदा होना, है ना। एक दोस्त है मस्त पढ़ने वाला, तो दूसरा दोस्त जो उतना अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो दोस्त के कारण ही चल ये अच्छा पढ़ रहा है, इसी के संगत में अच्छा पढ़ने लगता हूं, इंड्यूस होना, है ना। तो ये इंड्यूस हुआ, ये चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके कारण भी इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक, अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो यहां पर ये जो ई नॉट है वो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के कारण बाहर में बन रहा है। बाहर में मतलब अब देखो ये ऐसा थोड़ी ना कि ये दोनों है तो इन दोनों के बीच में ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहीं पे बनेगा, नीचे ऊपर और भी तो बन रहा होगा, है ना, और भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही है कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है, ये मीडियम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से जाने देता है, तो ये ई नॉट को जाने दे रहा है, मगर खुद के चार्ज अकुमुलेशन के कारण इंड्यूस हो रहा है जो चार्ज, उसके कारण ई आई भी बना रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल सकता हूं ई नॉट माइनस ई आई होगा। क्या ये बात समझ में आई, है ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ और दूसरा है इंड्यूस्ड पॉजिटिव से इंड्यूस्ड नेगेटिव की तरफ। हाँ, तो ये हुआ ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक दूसरी बात, मान लो Q अपॉन A, देखो Q चार्ज है दोनों प्लेट में और एरिया भी बराबर है, तो Q अपॉन A याद आ रहा है क्या होता था, चार्ज डेंसिटी। तो प्लेट्स में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, प्लेट्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मगर यहां भी तो चार्ज अकुमुलेट हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, उसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं हम सिग्मा आई। चार्ज इधर भी अकुमुलेट हो रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे उतने इलेक्ट्रॉन कमी इधर हुई होगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई मान लेते हैं, कहां, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो इसके हिसाब से ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम एयर के लिए जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है ये वाली बात, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट वाला, है ना, तो वहां पे क्या होता था,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेट्स आ रही है इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला अभी अभी हमने किया है, ठीक। मगर ये ई आई की वैल्यू क्या होगी, ये ई आई की वैल्यू हो जाएगी, ये बन जाएगा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, इसको इक्वेशन डाल देते हैं। अब एक चीज और गौर करते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें गौर कर रहे हैं वहां पे, मगर बस इसे बहुत आसानी से समझो कि ये जो ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड एयर और वैक्यूम में, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो मिलकर बना रही है, एक दूसरे को कैंसिल करके बना रही है, एक दूसरे से घटाकर ई नेट बना रही है। मगर जब ये डाइलेक्ट्रिक को हम यहां नहीं रखे थे तो ई नॉट था, अब डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक टर्म आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट असल में क्या होता है कि कितने टाइम्स ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है। क्या बोला मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, मगर ये के से आप वो मत सोचना कि के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना, वो वाला नहीं है। ये इसकी वैल्यू के न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट असल में क्या बताएगा कि जो हमने अभी जो पा रहे हैं, अभी जो हमको मिल रहा है ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक आने के बाद, वो जब वैक्यूम या एयर था, इसके बीच कुछ नहीं था, उस टाइम से, उस समय से के टाइम्स, के गुना कम हो गया। के गुना कम होगा कि नहीं, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कब रहेगी, दो प्लेट्स के बीच में, जब एयर और वैक्यूम होगा कुछ भी नहीं होगा उनके बीच में, मगर कोई मीडियम आ गया तो कम होगा। ऑफ कोर्स कम कितना होगा, जितना उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, के टाइम्स मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है मान लेते हैं हम लोग, तो ई नेट क्या बनेगा, के ई नॉट अपॉन के। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं कि ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। इस फॉर्मूले में, मतलब इस इक्वेशन में पुटिंग वैल्यू ऑफ ई नेट फ्रॉम इक्वेशन, इसको ले लेता हूं इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 ऐसा कर लेता हूं मैं, तो क्या होगा, ये ई नेट बन जाएगा ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। अब मैं ई नॉट को एक तरफ कर देता हूं और ई आई को एक तरफ, तो ई आई को इधर ले आता हूं, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के, ये बन गया ई आई इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये एक बात बनी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो अंदर होगी वो ई नॉट गुणित 1 माइनस 1 अपॉन के टाइम्स होगी। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, तो हम लोग यहां पे से वैल्यू पता कर सकते हैं ई नेट की टोटल कितना बन रहा है, ठीक। अब देखो इसी में हम लोग ये दोनों की वैल्यू रख देते हैं, इसी इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने को चार्ज डेंसिटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चलो देखते हैं, चार्ज डेंसिटी के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। आप ये नोट कर रहे होंगे, आई होप सो। चलो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, तो ये मिलेगा मुझे, इसकी वैल्यू रख देता हूं, ई आई क्या था, ई आई था हमारा सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ई नॉट था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा ई सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक। ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दूं तो हमें मिलेगा
सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। क्या ये बात समझ में आई? इससे भी हमको आइडिया हो जा रहा है एक चीज कि चार्ज डेंसिटी का भी पता चल जा रहा है ना? चार्ज डेंसिटी का भी पता चल जा रहा है। चार्ज डेंसिटी कैसे इंड्यूस हो रही है इसके अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी वो उतने ज्यादा फर्क डालेगी किस पे, उसके कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस पे हम लोग आते हैं, अभी धीरे से आते हैं। हाँ, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में से सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये ध्यान रखना, अभी ये तो है इंपॉर्टेंट है ना, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई नेट जो है, क्या मिला था हमको? ई नेट है हमारा ई नॉट अपॉन के। मतलब इसका क्या हो रहा था कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आने के बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे उसको कम कर रही थी। कितना गुना कम कर रही थी? के टाइम्स कम कर रही थी, डिक्रीजिंग के टाइम्स, यानी डिवाइडेड बाय के। ये बात हो रही थी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। चलिए चलो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? डेल वी से, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम एक रिलेशन जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। याद आ रही है बात? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक लेक्चर उसी के ऊपर था। मगर इसमें से ये जो डी आर है यहां के लिए वो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो उसको मैं डी ले लेता हूं उसको। और ये माइनस साइन मुझे बताता था कि पोटेंशियल कैसे दूरी के साथ ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये माइनस साइन तो सिर्फ उसके डायरेक्शन को बता रहा था, ड्रॉप को। मैं माइनस साइन को अभी इग्नोर कर सकता हूं। तो डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये ई इंटू डी, ये ई जो है मान लो ई नॉट है, कब के लिए? जब एयर और वैक्यूम था। मगर यही बन जाएगा डेल वी इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी। कब के लिए? डाइलेक्ट्रिक के लिए। कब के लिए? डाइलेक्ट्रिक के लिए। डाइलेक्ट्रिक के लिए ये बन जाएगा ऐसा। चलो यहां पे मैं डेल वी नॉट ले लेता हूं, है ना। डेल वी नॉट ले लेता हूं, है ना। डेल वी नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक जब एयर और वैक्यूम था, मगर ये बन जाएगा डेल वी ई नेट के लिए। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक आ गया बीच में तो टोटल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ठीक। ये डाइलेक्ट्रिक के लिए तो अपने को मालूम है डाइलेक्ट्रिक के लिए ई नेट कितना, ई नॉट बाय के बन रहा है। तो इसका मतलब डेल वी हो जाएगा ई नॉट बाय के इंटू डी। ई नॉट बाय के इंटू डी। मगर यहां से देख के मालूम है ई नॉट इंटू डी क्या बन रहा है? ई नॉट इंटू डी डेल वी नॉट बन रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ डेल वी इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन के। यानी कि ये भी बिल्कुल इसी की तरह कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने के बाद जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना गुना कम हो जाएगा। ये हुई बात, बिल्कुल इसी के जैसा। तो दूसरी चीज अपने क्या पता चल गई, यहां लिखते जाता हूं मैं कि डेल वी इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन के। डेल वी नॉट अपॉन के, ये बात भी आ गई समझ में। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं तीसरी चीज, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ रहा है जब डाइलेक्ट्रिक आ जा रहा है। और उसके बाद समझेंगे क्या फायदा है भाई, उसके बाद समझेंगे कि ये क्यों किए जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कैपेसिटेंस के लिए। तो आओ देखते हैं कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। इफेक्ट कैपेसिटेंस सी से डिनोट करते हैं। हाँ, तो ये है वो कैपेसिटेंस जब एयर और वैक्यूम था, सी नॉट बोल लेते हैं। मगर डाइलेक्ट्रिक बीच में आ गया तो अब कैपेसिटेंस सी हो गया। तो अपने को मालूम है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन
V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये बात याद है? तो जब एयर और वैक्यूम था तो C नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट हो जाएगा। डेल V लिखे था, डेल V नॉट लिख देता हूं यहां पे, ठीक। मगर डाई इलेक्ट्रिक आ गया, यहां पे लिख देता हूं एयर और वैक्यूम के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए। मगर डाई इलेक्ट्रिक आ गया तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V लिख लेता हूं, है ना। नया कैपेसिटेंस जब ये डाई इलेक्ट्रिक बीच में ले आए तो चलो ये डेल V की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, डेल V नॉट अपॉन के होती है। चलो रख लेते हैं इसको। ये कब के लिए है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ग्लास, माइका, ऐसा कुछ आ गया बीच में तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V नॉट। डेल V की वैल्यू डेल V नॉट अपॉन K। तो देखो ये K डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये मिल जाएगा C इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन डेल V नॉट, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये Q अपॉन डेल V नॉट, ये रहा Q अपॉन डेल V नॉट, C नॉट के बराबर होता है। इसकी जगह मैं C नॉट लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू K इंटू C नॉट। और ये हमारे काम का चीज है भाई। हम लोग कैपेसिटेंस का बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको उसमें चार्ज, एनर्जी स्टोर करके रखना है चार्ज के फॉर्म में। अब देखो यहां पर जब कुछ नहीं था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे जोर लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, एक दूसरे से चिपकना चाह रहे थे। ये बीच में आ गया, रोक के रखा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं एक मीडियम, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया भाई। देखो K टाइम्स बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ गया उसका, इतने गुना। जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना, उतने गुना वो कैपेसिटेंस बढ़ा देगा। और ये हमारे फायदे की बात है, ये तो हमारे फायदे की बात है। इसीलिए तो हमने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर रखा है इसका नाम। क्या क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, अभी तक में हमने क्या समझा, तो लिख लेते हैं एक जगह। चलो एक जगह लिख लेते हैं इसको, है ना। चले लिखते हैं। आइए देखते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो बात बोला मैंने कि क्या क्या इफेक्ट डालेगा, तो अभी हमने देखा कि नया कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक बीच में लगाने के बाद हो जाता है K इंटू C नॉट, ठीक। पुराना जो था उससे K गुना बढ़ गया। तो क्या क्या एडवांटेज हो गए? पहला तो बोल रहा है कि प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग, है ना। प्रिवेंट्स प्लेट्स फ्रॉम स्टिकिंग, ठीक है। दोनों चिपकेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा भाई। क्या मतलब होगा कैपेसिटर का, चार्ज पूरा एक बराबर हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात अभी हमने देखा कि इंक्रीजेस कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है, हाँ, ये भी बात हो रही है ना। अब एक और चीज यहां देखो, ये पहले ऐसे कुछ जुड़े हुए रहते थे। एक ऐसा एक प्लेट है, दूसरा एक प्लेट है, ऐसे हिल सकता है, कुछ भी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि असल में वो कहां पे उस दोनों प्लेट को सपोर्ट करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए जो स्टेबल करके रखे उसको, है ना। ये करके रखेगा। ये डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, एक तरफ इधर से चिपकाएगा, दूसरी तरफ ऐसे चिपका के रखेगा। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, जैसे ग्लास या माइका। एक प्लेट इधर चिपकी रहेगी, दूसरी प्लेट इधर चिपकी रहेगी, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलती है। क्या बोल सकता हूं मैं, है ना। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू कैपेसिटर को स्टेबिलिटी देता है। क्या ये बात समझ में है? कैपेसिटर को स्टेबिलिटी देता है, हाँ, क्योंकि वो दोनों तरफ से सपोर्ट करके रखेगा। अब चौथी चीज एक देखना, आप लोग गौर किए होंगे कि एयर भी पोलराइज हो जाती है। हम लोग देखें यहाँ पे कि बिजली जब चमकती है ना, तो क्या हो रहा है, बादलों में चार्ज इकट्ठा होते जा रहा है,
वो चार्ज इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया, पोटेंशियल एकदम ज्यादा बढ़ गया है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या करता है, हवा को पोलराइज कर देता है, हवा में पॉजिटिव नेगेटिव बना देता है और ब्रेक करके तोड़ के उसको चार्ज को डिसिपेट कर देता है। कैपेसिटर में भी ऐसा हो जाएगा भाई। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी तगड़ी है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, और इन दोनों के बीच में मान लो एयर है, तो एयर में वो क्या करेगा, एक समय में जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज देते जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा तगड़ा हो गया, तो यहां पर वो एयर के मॉलिक्यूल को पॉजिटिव इधर नेगेटिव बना के इधर पॉजिटिव बनाएगा, और क्या चाहेगा कि ये नेगेटिव के साथ में मिल जाओ तो थोड़ा सा चार्ज कम हो जाए, यही चाहेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो क्या होगा, वो ऐसा कुछ करेगा कि ये ब्रेक हो जाए, ऐसा ब्रेक हो जाए, है ना, एयर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए, और ऐसे समय में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम हो जाएगा, ये जो मीडियम है बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक आने पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक आने पर इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा ही होनी है ना, वो क्या प्रोवाइड करेगी, इस तरीके से चीज को, मीडियम को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, मीडियम को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी। क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे रही है। ई नेट हमारा कम हो रहा था, ई नेट देखो कैसे कितने गुना कम हो रहा था, है ना, तो इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या बोलेंगे, प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम, मतलब दोनों प्लेट के बीच अगर हवा रहेगी तो चार्ज बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ने पर ब्रेक डाउन, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्पार्क होगा और चार्ज कम हो जाएगा, जो कि हम लोग चाहते थे। कैपेसिटर क्या है, चार्ज को इकट्ठा करके रखे, मगर वो अपने ही चार्ज को वेस्ट कर देगा, कैसे, स्पार्क करके। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते, वो ब्रेक डाउन नहीं चाहते, इसलिए डाइलेक्ट्रिक डालने पे एक और फायदा मिल जाता है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होगा भाई। उससे क्या होगा, चार्ज जितना आपने दिया उतना बना रहेगा और कोई स्पार्क नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये चार एडवांटेज हो गए डाइलेक्ट्रिक के। और आपको क्या क्या मिल गया, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, डेल वी इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन के, और सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आई, आज का इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू उसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, है ना। इस क्वेश्चन को आप देखना, मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं हूं, मगर ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था, न्यूमेरिकल किया था 2.8 किया था, उसी से लगा हुआ क्वेश्चन है। क्या था, 2.8 क्वेश्चन बोला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, एरिया दिया हुआ था, उसका एरिया था 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को दे दिया था 3 mm का, याद आ रहा है, इसका न्यूमेरिकल किए थे, मैंने करके ही दिखाया था। और तब बोला था 100 वोल्ट का सप्लाई देके रखा था, तो पूछा था कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर का, पूछा था चार्ज कितना होगा कैपेसिटर का, क्यू की वैल्यू और सी की वैल्यू भी पूछा था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पूछा था, ये हमने निकाल के देखा था। मगर अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, जिसका चौड़ाई आप 3 mm ही लेना, मतलब जितना गैप था ना दोनों प्लेट्स के बीच में, उतने ही में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 दे दिया, ठीक। तो अब पूछ रहा है, 2 भाग में पूछ रहा है, तो मैं ए को पहले सॉल्व करके बताऊंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं पार्ट ए, है ना, समझेंगे एक एक करके। तो पार्ट ए में पूछता है कि बताओ जब वोल्टेज सप्लाई को हटाया ना जाए, मतलब ना वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट को कैसे दिया होगा, ऐसा कुछ करके दिया होगा, ऐसा कुछ करके, है ना, तो वो 100 वोल्ट का जो है सप्लाई लगा रहे, तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा चेंजेस इसके ऊपर,
है ना, मतलब क्वेश्चन कैसा पूछ रहे देखते हैं। गिवन है कि K इज इक्वल टू 6, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसके बाद हमारा जो पहले था D इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, A इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्या बिल्कुल सही है? देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। डेल V की वैल्यू दे दी थी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट सही चल रहा है। हाँ 100 वोल्ट। और एक बात भी बताई थी, एक बात बता दी, हमने क्या निकाला था, हम लोग याद रखना, हम लोग क्या निकाल के बैठ गए थे। मतलब मैं फिर से सॉल्व नहीं करूंगा, मगर पिछली बार हमने निकाल लिया था कि चार्ज कितना आया था। तो पिछला न्यूमेरिकल का आप नोट्स बना रहे हो आई होप, तो C0 पिछली बार हमने निकाल लिया था। क्योंकि नॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक जब नहीं डाला था तो वो हो गया था 17.70 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड आया था। याद आ रहा है? इतना आया था, मेरे हिसाब से इतना ही आया था, इतना ही आया था। अब बोल रहा है पता क्या करना है, तो अब बोल रहा है टू फाइंड क्या क्या असर पड़ेगा, क्या क्या असर पड़ेगा। तो देखो क्या क्या चेंज हो सकता है ना, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, नया जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि आप C की वैल्यू निकाल लो, C0 तो जो है वैसे ही रहेगा। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद नया कैपेसिटेंस क्या होगा वो निकालेंगे। उसके बाद ये चार्ज की वैल्यू भी कुछ चेंज होगी, चार्ज की वैल्यू भी कुछ चेंज होगी, तो Q की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। पोटेंशियल तो बोल रहा है कि सेम रहेगा। देखो पोटेंशियल वो हमने बैटरी लगा के रखी है ना, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किए हैं। देखो आप क्वेश्चन में बोला है ए करके, ए में बोला है, ए में बोल रहा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, मतलब हमने इसको 100 वोल्ट का 100 वोल्ट दे ही रहे हैं, चार्ज दे के ही रखें। तो ये दो चीज कैलकुलेट करना है। चलो करें कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले ये डायग्राम हटा देता हूं, जगह बनेगी। सबसे पहले ये ध्यान देना है, कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि C इज इक्वल टू K इंटू C0। एकदम आसान बात है। ये हुआ C इज इक्वल टू, नया क्या होगा, K की वैल्यू 6 दी हुई है और C0 की वैल्यू हमने देखी है 17.70 इंटू 10 टू द पावर -12। जिन लोग पिछला क्लास का नोट्स नहीं बनाए होंगे उन लोग ये कैसे आगे बोलोगे, इसीलिए नोट्स बनाओ। मैंने देखा है आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज में बहुत सारे लोग तो डाल ही नहीं रहे हो कि कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, आप लोग का नाम नहीं दिखता। मैं आप लोग का अटेंडेंस बना रहा हूँ पूरा, है ना, मैं शो नहीं कर रहा हूँ, एक आध दिन शो करके ही देना पड़ेगा लग रहा है। तो ये करते जाओ साथ में, वरना क्या मतलब इतने इस ऑनलाइन क्लासेस का। ये 6 गुना बढ़ जाएगी, है ना, K की वैल्यू 6 दी है तो ये फॉर्मूला यूज हुआ। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा आपका 106.2 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड। इतना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना, इतना आएगा। ये आपका हो गया नया कैपेसिटेंस जब सप्लाई 100 वोल्ट का आप दे के रखे हो। चार्ज में कोई फर्क आएगा क्या? चार्ज में भी फर्क आएगा। देखते हैं क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाय डेल V। इसी में से निकालते हैं। C की वैल्यू अब ये डाल देते हैं, डेल V की वैल्यू 100 पहले से दिया हुआ है, बोला है ना 100 वोल्ट लेके रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू डेल V। लिख सकता हूं, चलो C की वैल्यू रख देता हूं मैं 106.2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100। ये हो जाएगा चार्ज। 100 का मतलब वो 10 टू द पावर 2 और यहाँ पे 10 टू द पावर -12, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12 प्लस 2, यानी कि 106.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। इतना का चार्ज हो जाएगा, है ना, इतना का चार्ज हो जाएगा। देखो चार्ज बढ़ा कम हुआ, पहले से चार्ज बढ़ा कि कम हुआ? चार्ज पहले था, पहले हमने चार्ज निकाला था वो
17.70 17 पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में मतलब 2.8 में हमने 17.70 लाए थे। देखो चार्ज भी बढ़ गया है ना, क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस भी बढ़ गया है, तो चार्ज ज्यादा से ज्यादा उसमें चार्ज इकट्ठा होगा और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, अब हुई बात, ये तो दो चीज हो गई। हाँ, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर आप लिखोगे, आंसर कुछ ऐसा बनेगा। इसका आंसर कैसा बनेगा? आंसर लिखोगे आप, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई remains 100 वोल्ट रहे, देन तो क्या होगा? तो नया कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के बाद क्या हो जाएगा? 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और चार्ज हो जाएगा 106.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो इसी का बी पार्ट क्या बोल रहा है। बी पार्ट बोलता है आफ्टर सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड। इसको मैं एक जगह समझा देता हूं, फिर उसको मिटाकर फिर से बताऊंगा। आफ्टर सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड मतलब ये था हमारा प्लेट चार्ज, ठीक, इसको हमने कनेक्ट करके रखा था एक बैटरी से, 100 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भी रख दिए थे हमने, डाइलेक्ट्रिक भी रख दिए थे बीच में, जिसका के की वैल्यू 6 थी, 3 mm का ये डिस्टेंस में था। ठीक, ये 100 वोल्ट का था, ये 100 वोल्ट का था। हमने अब क्या किया? इसको चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया। इसको चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया। चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया। आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें जब डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, है ना, अब डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं मतलब चार्ज किए, चार्ज हुआ कैपेसिटर, और फिर उसके बाद हमने बैटरी को हटा दिया और डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, तो क्या चेंज आएगा? तब क्या चेंज आएगा? तब के लिए थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखना अब क्या हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे इसको, अब हम लोग गिवन लिखेंगे यहां पे बी में। कठिन लग रहा होगा मगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कि V की वैल्यू हम 100 वोल्ट नहीं लिख सकते। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे इसमें से कि नया V जो बनेगा, V वो होगा V0/K। क्या बात सही है? याद आ रहा है? डेल V इज इक्वल टू डेल V0/K। ये डेल V0 क्या था? ये डेल V0 था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं आया था। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं आया था तो 100 वोल्ट लगा ही हुआ था, है ना। तो ये डेल V0 की वैल्यू क्या हुई? डेल V0 की वैल्यू हुई 100 वोल्ट और K की वैल्यू 6। तो डेल V यानी कि जब आपने कनेक्शन को हटा दिया और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो ये 6 गुना कम हो जाएगी। तो 6 गुना डिवाइड करोगे तो आएगा 16.67 वोल्ट आएगा। अब क्या हो रहा है एक्चुअली, हम बैटरी को लगा के नहीं रखे। यहां पे क्या हो रहा था इसके पहले ए वाले पार्ट में कि बैटरी को लगा के रखे थे। तो बैटरी को लगा के रखे थे तो क्या कर रहा था, वो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल को मेंटेन करके रखा हुआ था। असल में बैटरी का काम क्या होता है, आप देखेंगे तो बैटरी का काम होता है चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो में रखना, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, बैटरी जब तक लगे रहेगा ना, चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो में 100 वोल्ट का बना के रखेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। मगर हमने हटा दिया तो अब डाइलेक्ट्रिक डालने पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये हो गया कम। और क्या कम हो सकता है? और कुछ कम हो सकता है या कुछ बढ़ेगा? तो देखते हैं कम होगा या बढ़ेगा। तो अगली चीज है, अब देखते हैं हम लोग कि कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैटरी को हटाओ या लगा के रखो, कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो आपने पहले ही से डाल रखा है। तो जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस, याद आ रहा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद मतलब C की वैल्यू ना, C की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन बीच में क्या मीडियम है,
क्या उसका एरिया है प्लेट का और क्या उसका डायमीटर है ना। तो ये कैपेसिटेंस रिमेन्स unaffected by disconnecting $100 सप्लाई। क्या ये बात समझ में है? इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी जो लगा के रखे थे, यहां पे हमने देखा था ना, बैटरी लगा के रखे थे, उसको हटा भी दो तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस तो वो क्षमता थी, वो एबिलिटी थी, कितना चार्ज रख सकता है, वो डिपेंड करती थी। याद आ रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वो मीडियम के परमिटिविटी पे, एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे, सिर्फ इस पे, वो पोटेंशियल पे कुछ पे डिपेंड नहीं कर रही। आप ये मत सोचना कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है तो ये इस पे डिपेंड करती है। अरे इन दोनों के रेशियो के बराबर होती है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती वो, है ना। तो इसका मतलब वो अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि C की वैल्यू अभी जैसे पहले निकाले थे 106.2 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड ही रहेगी, इतनी ही रहेगी। हाँ, एक चीज कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा वो देखते हैं, वो है चार्ज। चार्ज में कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं कि चार्ज बन जाएगा, अपने को मालूम है कि चार्ज होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V। तो अब देखो डेल V अब चेंज हुआ है तो Q भी चेंज होगा, तो Q की वैल्यू बन जाएगी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल V। ठीक, इधर मिटाता हूं मैं, इधर मिटाता हूं, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू C की वैल्यू तो सेम है 106.2 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक, और हमारा डेल V जो चेंज हो गया, डेल V अपना कितना हो गया था, 16.67 हो गया था, है ना। 100 से कम होके 16.67, मतलब चार्ज भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बैटरी उसको उतना चार्ज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे चार्ज कम हो जाएगा उसका। कम हो जाएगा मतलब क्या हो गया, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो Q इज इक्वल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1770.354। हाँ, करके देखना आप लोग मल्टीप्लाई। 106.2 इंटू 16.67 को मल्टीप्लाई करके देखना, इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर -12। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, सेट करूं, तो ये डेसिमल को मैं यहां ले आता हूं, है ना, 1 2, तो ये बन गया 17.70 इंटू 10 टू द पावर, देखो आगे बढ़ा रहा हूं, ये बन जाएगा -10, ये बन जाएगा -10 क्या, कूलम। इतना हो जाएगा -10 कूलम, इतना बन जाएगा भाई। क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? थोड़ा इसको फिर से रिपीट करके देखना अगर ये समझ में आया हो तो। इसमें यही आइडिया है कि बैटरी एक बार लगा के रखे तो क्या हो रहा है, और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट किए तो आपका चेंज क्या हुआ कि हमने बैटरी का जो V है वो 100 वोल्ट नहीं रखेंगे, अब उसको हम लोग किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस के थ्रू। ये बात समझ में। अब देखते हैं एक अगला न्यूमेरिकल। हाँ, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि ये बनेगा आंसर कुछ इस प्रकार से कि आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर 100 वोल्ट सप्लाई is disconnected, क्या हो रहा है, देखो दो चीज निकल रही है, क्या क्या था, डेल V इज इक्वल टू 16.67 वोल्ट। ठीक, कैपेसिटेंस अपना क्या बन रहा है, कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा, यानी 106.2 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, और हमारा चार्ज हो जा रहा है, चार्ज इज इक्वल टू 17.70 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये चेंजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन में यही पूछे, बनेगा, ये बना।
चलो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। वो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.5। मैं उसको पढ़ के बताता हूं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है अभी, है ना। ये है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी इसके बीच में एयर है, ठीक। और बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस अभी है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, गिवन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस जब एयर है उसमें, है ना, एयर है पहले में, तो उस समय है सी नॉट बोलेंगे उसको, हाँ, एयर या वैक्यूम के लिए सी नॉट, तो वो है 8 पिको फेरेड, यानी कि इसको अच्छे से लिख देता हूं, 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड, ठीक, इतना है 10 टू द पावर -12 फेरेड। और बोलता है फिर व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए, ऐसा, ये प्लेट को आगे ले आए, कितना आगे कि वो d/2 हो जाए, जितना डिस्टेंस है उसका आधा हो जाए, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एंड द स्पेस, और साथ में बोल रहे हैं एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद सब्सटेंस डाइइलेक्ट्रिक, और साथ में यानी आधा भी कर दो, और इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कितना दिया भाई 6, k इज इक्वल टू 6, तो एक और चीज दे दी है k इज इक्वल टू 6। समझ में बात क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें जब एयर और वैक्यूम है, मतलब एयर है जब, तो उस समय उसकी कैपेसिटी है 8 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड। फिर उसके बाद बोल रहा है इसके डिस्टेंस को आधा कर दो और बीच में के लिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो, k इज इक्वल टू 6 का, तो कैपेसिटेंस नया क्या होगा, ये पूछ रहा है, नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये दो तरीके से घुमा के पूछ दिया, है ना, ऐसे वाले में एकदम हाथ पैर ढीले पर नहीं, एकदम आसान है। क्या पूछ रहे हैं, टू फाइंड सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस आखिरी में क्या होगा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जो जानते हैं वहां पे ये है कि वी नो डैट कि d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, और ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, इन दोनों प्लेट का एरिया को ए मानते हैं ना हम लोग, हाँ। अब देखो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि लेट न्यू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बी डी डैश, जब इसको पास ले आए तो डी डैश है मान लो, तो डी डैश क्या होगा, डी डैश इज इक्वल टू d/2 के बराबर होगा, बोला है ना, आधा कर दो, तो d/2 बराबर हो गया, तो d/2 के बराबर हुआ, तो कैपेसिटेंस में क्या अंतर पड़ेगा, जब d/2 हो जाता है, तो ये देख लेते हैं, d/2 हो जाता है तो d/2 हो जाता है तो d/2 हो जाता है, तो अपने को ये समझना होगा कि सबसे पहले कि हम जानते हैं C नॉट यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/d, क्या ऐसा ही है, एयर जब था और ये दूरी d थी तब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/d, ठीक। मगर जब ये चेंज हो गया d2 के बराबर, ये डिस्टेंस कम हो गया, तो मान लेते हैं उस समय हमारा कैपेसिटेंस C डैश है ना, तो वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A/d डैश, है ना, जब ये डिस्टेंस कम हो गया, तो C डैश d डैश, ये d डैश कितना है, d/2 के बराबर, तो ये बन जाएगा C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/d/2, ठीक, ये d/2, तो ये 2 को ऊपर ले आओ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर,
तो मैं इसको मिटा के यहां से 2 लिख देता हूं, ठीक, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर ब्रैकेट में। तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी तो सी नॉट के बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू सी नॉट, ठीक, सी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू सी नॉट। अब देखो अब अपना यहाँ पे प्लान चालू हो रहा है। ये हम लोग को मालूम है कि सी नॉट की वैल्यू दी हुई है, सी नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इधर, इसको लिखता हूं सी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो सी डैश की वैल्यू आ गई, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड, मगर एक चीज ध्यान देना, अभी तो हमने सिर्फ इसकी दूरी कम की है, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मतलब एक मीडियम चेंज कर रहे हैं बीच का। तो अब जो नाउ आफ्टर डाइलेक्ट्रिक of K is equal to 6 is in between plates, कैपेसिटेंस C is equal to क्या हो जाएगा, ये C डैश अपॉन C डैश इंटू K के बराबर। क्या है सही है? C उस समय जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तब C डैश जब हमने चेंज कर लिया उसमें K मल्टीप्लाई कर दो उतने के बराबर, तो अब ये मिल जाएगा K C इज इक्वल टू, K की वैल्यू 6 है और ये आया था 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये मिल जाएगा C इज इक्वल टू 16 6 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड के बराबर। ये होगा हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर डिक्रीजिंग the distance between the plate by its half and inserting dielectric will become 96 into 10 to the power minus 12 farad। ये हुआ इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो क्वेश्चन है 2.10 क्या पूछ रहा है, 12 पिको फेरेड मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट का बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये आप पता करना। इतने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है और इतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो कितना उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा। मैं इसको नोट्स में एज अ असाइनमेंट भी लिख के रखूंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।